हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2022 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वह 0 से 9 तक का कोई इंटीजर आएगा। इसमें 0 एंड 9 बोथ इंटीजर्स आर इंक्लूडेड। यहाँ पर सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, अनएटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क का प्रोविजन है। तो आइए इस सॉल्यूशन चैप्टर से उठाए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपका राउट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो जैसा कि में कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ आयनिक सॉल्ट इन 1.8 kg ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक सॉल्यूशन आपको बनाया गया है जिसमें आपका सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट एक आयनिक सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला मैंने AXBY मान लिया है, ठीक है। और यहाँ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहा है आगे, द सॉल्ट रिमेन्स 90% डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। ये जो आप सॉल्ट लिए हैं ना, आयनिक सॉल्ट, ये 90% डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होने पर क्या मिलेगा आपको, A का कटायन मिलेगा और B का अनायन मिलेगा, ठीक है। तो ये 90% डिसोसिएट हो जा रहा है। आगे क्या दिया हुआ है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 59.724 mm of Hg and vapor pressure of water at 35 degree Celsius 60.000 mm of Hg। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक सॉल्ट। तो अगर ये मैंने आयनिक सॉल्ट को माना है तो इसमें नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट, तो इसमें x नंबर ऑफ कटायन है और y नंबर ऑफ अनायन है। तो इसमें कितने आयंस प्रेजेंट है पर फॉर्मूला यूनिट है, तो इसके एक फॉर्मूला यूनिट में टोटल x प्लस y नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। x नंबर कटायन है और y नंबर अनायन है। तो यही x प्लस वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वेपर प्रेशर का डाटा को यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हो और ये वर्सेज टेम्परेचर का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो ये हम लोग जानते हैं कि ये ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो प्योर वाटर के लिए ये मैंने सॉलिड लाइन बना रखा है, प्योर वाटर के लिए यहाँ पर सॉलिड लाइन है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर को P0 से लिखते हैं। और जो अगर आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से डाटा को दिखाया है, ठीक है। डॉटेड लाइन से डाटा को दिखाया है और इसे हम लोग P वाटर कहेंगे। P वाटर कहेंगे क्योंकि यहाँ इस सॉल्यूशन में जो आपका आयनिक सॉल्ट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल होता है। तो जो भी आपका वेपर प्रेशर मिलेगा वो सिर्फ वाटर के कारण मिलेगा, इसलिए हम लोग P वाटर लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा कम होगा प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमें डाटा दिया हुआ है ना, ये डाटा हमेशा कहाँ पर का है, सॉल्यूशन का भी डाटा हमें 35 डिग्री सेल्सियस पर का है और प्योर वाटर का भी जो वेपर प्रेशर का डाटा है वो कहाँ पर है, 35 डिग्री सेल्सियस पर का ही डाटा है। तो एट 35 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर प्योर वाटर के कारण वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60.000 mm of Hg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर आप सॉल्यूशन का देखें तो यहाँ पर सॉल्यूशन के कारण वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 59.724 mm of Hg दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर का डाटा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखें, है ना, तो रिलेटिव लोअरिंग राउट्स लॉ से अगर हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं, है ना। तो अगर वेपर प्रेशर पहले कितना था, P0 था, सॉल्यूशन में कितना हो गया, P हो गया, तो इतने अमाउंट से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। स्टार्ट में कितना था, P0 था। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग राउट्स लॉ से सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को तो मैंने वैसे ही लिख लिया है। सेकेंड टर्म में जो वेपर प्रेशर और वाटर इन सॉल्यूशन क्या आएगा, इज इक्वल टू, इज गिवन बाय फ्रॉम राउट्स लॉ, या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे राउट्स लॉ से लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर ये जो P0 का जो टर्म है ना, यहाँ पर P0 का टर्म तो कॉमन है, ये जो P0 का टर्म यहाँ भी है, P0 का टर्म यहाँ भी है। तो जैसे ही आप इसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस x वाटर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा।
और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये क्या है, रिलेटिव, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है और ये इनिशियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो यही ओवरऑल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही क्या है हमारा राउट्स लॉ है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अगर आपको याद है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करना ये शुरू कर सकते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हम लोग एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे। तो वेपर प्रेशर अगर आप यहाँ पर देखें तो वेपर प्रेशर यहाँ पर कितने से घट गया, ये स्टार्ट में 60.00 जो था, बाद में कितना हो गया 59.724 हो गया। तो वेपर प्रेशर कितने से घट गया, वेपर प्रेशर पॉइंट, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो 0.276 mm/Hg से घट गया। और इनिशियल कितना था, ये इनिशियल तो 60 था। तो अगर आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को निकालें तो ये दोनों वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये वैल्यू ये आएगा। और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है। ठीक है, तो अगर आप इसी एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 डेसिमल यहाँ भी है, 3 डेसिमल यहाँ भी है, इन दोनों को हटा दीजिए और 6 से अगर इसे डिवाइड किया तो ये कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा। और ये कितना मिलेगा 6 4 जा 24, फिर 3 बचा और 6 6 जा 36, तो 46 डिवाइड बाय 10,000 ये बचा। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ जो सॉल्यूट है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ जो सॉल्यूट आपने डाला है वो क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। यहाँ पर कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया, तो उसे आपको इनिशियल में तो आपने 0.1 मोल लिया था आयनिक सॉल्यूट, जो कि इनिशियल में कितना लिया था N0 था, लेकिन वो उसके आई वेंडर फैक्टर से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है ना, ये आफ्टर डिसोसिएशन है। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा, ये आपको वेंडर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वैल्यू ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आफ्टर डिसोसिएशन इक्वल टू वेंडर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए ना, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, ये कितना दिया हुआ है 0.1 मोल दिया हुआ है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे, 1.8 kg ऑफ वाटर है, वाटर का मास पता है तो मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो आई वैल्यू अगर हमें निकालना ना, तो आई के अंदर ही नंबर ऑफ आयंस पर प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ये पार्ट यहाँ पर छिपा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा ना, इसका वेंटर फैक्टर निकालना होगा और उसी के अंदर में नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट का एक्सप्रेशन हिडन है। तो आगे हम लोग जैसे चले तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये हमारा आयनिक सॉल्ट था तो इसके डिसोसिएशन का हम लोग इक्विलिब्रियम लिखेंगे। ठीक है, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखें, ये कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ x नंबर ऑफ कैटायन बन रहे हैं और y नंबर ऑफ अनायन बन रहे हैं। ठीक है, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये अगर यहाँ कैटायन हो या अनायन हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता है। तो आइदर आप कैटायन या अनायन दोनों के लिए अगर मैं पी एक्सप्रेशन लिखूँ, या ना प्रोडक्ट का पार्ट है, तो यहाँ पर ये टोटल नंबर कितना बना, यहाँ x मोल कैटायन था, y मोल अनायन था। ठीक है, तो यहाँ पर आप x प्लस वाई लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर आप x प्लस वाई लिख सकते हैं, यहाँ कैटायन हो या अनायन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता है। और ये जो x प्लस वाई जो है उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ n लिख दूंगा। तो after dissociation of ionic salt, we can say n number of ions are being produced. ठीक है, n number of ions are being produced. ठीक है, तो इसमें कैटायन अनायन दोनों का नंबर का सम है ना, n number of ions are being produced, तो n इक्वल टू x प्लस वाई है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, अब हमें अगर ये डिसोसिएट नहीं होता तो क्या होता कि एक पार्टिकल लेते हैं तो ये पूरा का पूरा एक पार्टिकल का एक ही पार्टिकल होता है ना, यहाँ पर पी बना ही नहीं होता, पी बना ही नहीं होता। ठीक है, तो विदाउट डिसोसिएशन क्या होता, ये ऐसा ये एक्सप्रेशन आता है। लेकिन जब ये डिसोसिएट होगा ना, तो डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, हमें कहा है क्वेश्चन में कि 90% डिसोसिएट हो जा रहा है। तो 1 पार्टिकल अगर आप लेंगे तो वो जब इक्विलिब्रियम पर रीच करेगा तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, तो 1 में से 0.9 चला जाएगा। जब इसका 1 मोल घटेगा तो कितना बनेगा, n मोल बनेगा, तो 0.90 घटा तो 0.90 इंटू n बनेगा। ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन अगर आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना चाहेंगे ना, तो यहाँ पर ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म कितना बचा रह गया, ये 0.10 बचा रह गया, और ये कितना हो गया 0.90 इंटू n, जिसे हम लोग 0.9n लिख सकते हैं। तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, इन दोनों का अगर आप सम करें तो ये क्या हो गया 0.01 प्लस 0.09n हो गया। ठीक है, यही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन।
तो अगर आप एक पार्टिकल लेंगे तो कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन? 90% डिसोसिएशन, 0.1 प्लस 0.9 n हो गया। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसके लिए अगर आप आई का एक्सप्रेशन अगर डायरेक्ट याद होगा आपको कि अगर एक आयनिक सॉलिड अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम में है तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं? तो I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिखते हैं। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है? ये तो हमारा 90% है, तो 90% को कितना लिखेंगे? 0.90 लिख दें। तो ये वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर तो 1 प्लस n नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है और यहाँ पर इसे 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें ना तो 1 प्लस 0.9 n माइनस 0.9, तो ये अगर सॉल्व करें तो 1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा? ये 0.1 प्लस 0.9 n आ गया। तो ये जो आई का एक्सप्रेशन है ना, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी ये पार्ट ला सकते हैं। अदरवाइज ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग ऐसा लिख कर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0.1 फैक्टर को कॉमन ले लीजिएगा, 0.1 को कॉमन ले लें तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया और ये क्या हो गया? ये वेंटर फैक्टर का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस आयनिक सॉल्ट के लिए हमारा वेंटर फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हमें आई पता चल गया है और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड पर फॉर्मूला। तो n ही हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर i का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें i पता चल गया। अगला क्या है? n नॉट कितना दिया हुआ है कि 0.1 मोल ऑफ आयनिक सॉल्ट लिया गया था, तो अनडिसोसिएटेड वाला कितना है? n नॉट सॉल्यूट कितना है? 0.1 मोल है। तो i पता हो गया, n नॉट पता हो गया और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें 1.8 kg ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो 1.8 kg मतलब 1800 ग्राम वाटर है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तीनों को डिवाइड करें तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये ओवरऑल आपका 100 मोल मिल गया। ठीक है, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पर ये सारे वैल्यू जो है ना, सारे एक्सप्रेशन हमें नोन हो गया, और हम लोग एक बार जस्ट i इंटू एन नॉट सॉल्यूट को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो i इंटू एन नॉट सॉल्यूट का एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है ना, i इंटू एन नॉट सॉल्यूट को, तो ये जो एक्सप्रेशन को देखिए, ये इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0.1 है और यहाँ पर 0.1 है। 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 0.01, और ये फैक्टर तो जस्ट वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये फैक्टर वैसा ही रहेगा, तो ये वैल्यू भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग अपना इस डाटा को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन डाटा सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम लोग देख लेंगे क्या ये इस इक्वेशन को हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं नहीं। हमें पता है कि n का वैल्यू क्या लाना है, हमें इंटीजर वैल्यू लाना है, 0 से 9 तक का कोई इंटीजर वैल्यू ही लाना है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाला है, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है? ये आपका 100 मोल है, और जबकि सॉल्यूट कितना लिया गया था? इनिशियल स्टार्ट में 0.1 मोल लिया गया था, 0.1 मोल है ना, ये वैल्यू 0.1 मोल लिया गया था। तो ये वाला 0.1 ये इतना कम है ना कि आफ्टर डिसोसिएशन के बाद अगर बढ़ेगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 0.01 मोल में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए ये तो बहुत ही एक्सेस में है ना। तो हम लोग मान सकते हैं कि यह कैसा सोल्यूशन है? एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। यहाँ पर वाटर ही कितना है? 100 मोल है, और आपका अनडिसोसिएटेड सॉल्ट जो कितना लिया गया है? वो 0.1 मोल लिया गया है। तो वो इतना डाइल्यूट सोल्यूशन है कि ये जो डिनोमिनेटर के टर्म को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। कितना अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? ये अंडर डाइल्यूट सोल्यूशन अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट करें तो ये कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड का टर्म कितना है? 46 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड बाई, न्यूमरेटर तो वैसे ही रखेंगे, i इंटू एन नॉट सॉल्यूट डिवाइड बाई, नीचे में न्यूमरेटर को हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही अब ये हम लोग i इंटू एन नॉट का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, i इंटू एन नॉट का वैल्यू 0.01 इंटू 1 प्लस 9n, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इतना मोल, और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हमें पता है ये 100 मोल है, तो मोल कैंसिल हो गया, और ये पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे 0.01 को, तो यहाँ पर क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा, है ना, यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100 नीचे आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये जो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 ये 10,000 हो गया, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमें? 46 इक्वल टू 1 प्लस 9n बचा, और ये 1 को इधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा? 45 इक्वल टू 9n हो जाएगा, और 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो n का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? n का वैल्यू 5 आ जाएगा, और यही हमारा क्या है? आंसर है, क्योंकि यही नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक सॉल्ट हो गया। ठीक है,
तो यही हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमें ये मिल गया। और इसके बेस पर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और यह जो आंसर है यह IIT बॉम्बे द्वारा रिलीज की गई ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।